यहाँ पर हमारी एनपीवी बन रही है 59191118। ठीक हो गया। इस तरह हमारी एनपीवी कहती है कि हम लोग मोटरवे वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि ये एनपीवी ज्यादा है, इसलिए इसको सिलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, आईआरआर निकालने के लिए मैं अब करूंगा ऐसे, टाइम बचाता हूँ आप लोगों का भी। ये हम लोगों ने फैक्टर देखा है 8% के ऊपर, हम लोग 18% के ऊपर आईआरआर निकालते हैं। 18% के ऊपर एक और कैश फ्लोज निकाली जाएंगी और उनको किया जाएगा। हमारे पास 18 यही वाली हमारी कैश फ्लोज होंगी सारी पहले 3 साल की, और 18% के ऊपर, प्लीज एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सॉरी। अच्छा, तो 18% के ऊपर, अच्छा आपने क्वेश्चन किया 6 मिलियन इंटू 0.9355 800 आता है 8 मिलियन इंटू 0.86688। इसको दरअसल मैंने कैलकुलेटर पे किया हुआ है, तो ये 0.86 लिख दिया। असल में तो ये 0.86 कुछ और आता है ना, राउंड ऑफ कर दिया आपने। अगर आप इसको करके देखोगे, जो भी फैक्टर निकल रहा है उसका 8% के ऊपर, 8% के ऊपर निकलेगा ना 1.08 की एक्सपोनेंशियल पावर -2, और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 8 मिलियन से, तो फिर वही आएगा जो मेरे पास आया हुआ है, क्योंकि मैंने एक्सेल पे किया हुआ है ना लड़के, अभी साथ साथ करी जा रहा हूँ, तो इस वजह से ऐसे आ रहा है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अगर हम 18% पे देखेंगे, इसको आप लोग खुद देख लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरे ऊपर क्या कहते हैं फिलहाल एतबार कर लो, लेकिन आप एक दफ़ा इसको प्लीज़ करके ज़रूर देखना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स लिखता हूँ, और यहाँ पर इन कैश फ्लोज के आगे जो मेरी कैश फ्लोज आती हैं, तो मेरी एनपीवी इधर बनती है 1264745। ठीक है, 18% के ऊपर भी मैंने ये वाली कैश फ्लोज ली, और इधर मैं 18% के ऊपर लूंगा तो मेरी एनपीवी बनती है 2047814। ठीक है, ये 18% के ऊपर बनी। ये मैंने दोनों क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे आईआरआर निकालना था। आईआरआर का फार्मूला ये कहता है कि लोअर लिमिट यानी कि 8% प्लस एनपीवी एट लोअर लिमिट 3589595 divided by 1264745। हाँ, हम लोगों का था एनपीवी एट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर लिमिट 7589595 माइनस एनपीवी एट हायर लिमिट 1264745 मल्टीप्लाई बाय हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आपके पास आ जाएगा आईआरआर तकरीबन 23.44%। इसको मैं दोबारा लिखूंगा। आईआरआर आपके पास आएगा 23.44%। इसी तरह जब आप इधर आईआरआर निकालेंगे, तो आईआरआर आपके पास बनता है इधर 23.29%। अगर आपने आईआरआर की बेस पे कोई प्रोजेक्ट लेना हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे जिसका आईआरआर ज्यादा है, आप वो वाला प्रोजेक्ट ले लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन फिर भी ज्यादा है। अब यहाँ पर मसला ये है कि वही दो प्रोजेक्ट हैं, एनपीवी कहता है कि मोटरवे बनाओ, जबकि आईआरआर कहता है कि ये बनाओ। ठीक है, ये एक इशू और भी आ सकता है आप लोगों के सिनेरियोस, अगर आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इस मौके के ऊपर भी एमआईआरआर यूज होता है, और एमआईआरआर जो होता है वो आपके रिजल्ट को एनपीवी के साथ अलाइन कर देगा। इसीलिए ये एक और प्रूफ है कि एमआईआरआर आईआरआर से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, और मॉडिफाइड रेट है, तो उसमें हम लोग जरा थोड़ा सा बेहतरी कर लेते
मॉडिफाइड रेट का मैंने आप लोगों को बताया था हम कैसे करेंगे। अगर मैं इसी का मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालूं इन दोनों का, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे पास ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये 3 साल का मेरा प्रोजेक्ट, मेरा एयरपोर्ट वाला प्रोजेक्ट है ये। मेरी कैश फ्लोज 0 टाइम के ऊपर थी 12 मिलियन। एक साल के लिए जो मेरी कैश फ्लो थी वो थी मेरे पास 6 लाख, और उस 6 लाख को 6 मिलियन सॉरी, उस 6 मिलियन को मैं अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ, और वो इन्वेस्ट करता हूँ मैं एक साल के सॉरी यहाँ पर आ रही थी, तो मैं 2 साल के लिए उसको इन्वेस्ट करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 1.08 मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर मैंने 2 साल के लिए उसको री इन्वेस्ट कर। अगर मैं उसको री इन्वेस्ट करूंगा अपनी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चलें 6 मिलियन, और री इन्वेस्ट किया मैंने, री इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर, यहाँ पर आप वर्किंग दे देंगे, ये तो आपका 12 ही रहना है क्योंकि ये 0 के ऊपर आपने देना है, ठीक है। इसको बल्कि आप यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं, सॉरी मैंने लिख दिया। आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल के लिए, और 1.08 पावर 2, तो ये आपके पास आएगा 6,998,400। आपके पास 6 मिलियन के बाद था 8 मिलियन। 8 मिलियन को आप एक साल के लिए 8% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी, ये आपके पास आएगा 8,640 और 000। फिर आपके पास तीसरे साल में आ रहा था 4 मिलियन, और ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तीसरा साल ही है, तो ये 4 मिलियन का 4 मिलियन ही रहेगा, और ये टोटल आपके पास बन रहे हैं 19,638 और 400, ठीक है, 19,638 और 400। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम लोगों की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये हम लोगों की फ्यूचर वैल्यू आ गई, और हम लोगों का फॉर्मूला बन रहा था कि MIRR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू की एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 माइनस 1। अगर हम ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 19,638,400 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन की पावर 1/3 और माइनस 1, और ये मेरे पास आएगा MIRR 17.84%। एक चीज आप याद रखें, आपके कैलकुलेटर्स में, मुझे पता है कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, आप लोगों के पास होगा, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे 19,638,400 डिवाइडेड बाय 1200, ये एक्सपोनेंशियल पावर, वो किसी के पास एक्स के ऊपर ये डब्बा बना हुआ होता है, तो बहुत अच्छी बात है, किसी के पास इस तरह का साइन है, आप इस तरह का साइन लगाएंगे और उसके बाद 1/3 करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 12,000 की एक्सपोनेंशियल पावर 1 ले रहा है और उसको डिवाइड करेगा और फिर ऐसे करेगा। टेक्निकली आप लोगों को करना ऐसे चाहिए, याद रखिए हमेशा कि ब्रैकेट में आप करेंगे 19,638,400 डिवाइडेड बाय 1200, ब्रैकेट क्लोज, एक्सपोनेंशियल पावर और फिर ब्रैकेट और 1/3। अगर ये ब्रैकेट भी आप नहीं लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर 1 ले लेगा और डिवाइडेड बाय 3 कर देगा। कुछ कैलकुलेटर्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, उनमें जब आप ये वाला यूज करते हैं तो खुद ब खुद ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है
और उसका आंसर निकाल दो। अच्छा जी, इसमें सदाकत अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज नहीं है, मैंने आपको यही बता रहा था। दो मेजर इश्यूज आते हैं ना अभी, एक तो अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज थी, दूसरा मैंने आपको बताया कि एनपीवी और आईआरआर दोनों ऑपोजिट रिजल्ट दे रहे हैं। यही तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि एमपीवी कह रहा था कि ये करो, आईआरआर कह रहा था ये करो, तो करेंगे तो हम एनपीवी, लेकिन इन रिजल्ट्स को अलाइन कर देता है एमआईआरआर। अभी जब आप एमआईआरआर इधर का निकालेंगे, जो कि अब आप लोग निकालेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि कैसे होगा। ठीक है, अच्छा जी, कैन वी से दैट वी आर अलाइंड such a value of all cash inflows and trading them in last year instead of saying reinvest। यार रीइन्वेस्ट का मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ किताबों में रीइन्वेस्टमेंट का लफ्ज यूज है, कुछ किताबों में कहते हैं ये अजम्पशन ली जाती है कि वो पहले साल नहीं आ रहे, वो आखिरी साल आ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वो ठीक है, वो उसने एक किताब में यही लिखा हुआ है कि वो ट्रांसफर हो रही है, वो एंड पे आ रही है, आप ऐसे कह लो। ठीक है, अच्छा, ओके, अच्छा जी। इसी तरह जब आप लोग मोटरवे पे आओगे, अब जरा मोटरवे के लिए आप जल्दी से, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मोटरवे का क्या क्या था। जीरो टाइम पे था 18 मिलियन, पहले साल था 8 मिलियन, दूसरा साल था 10 मिलियन, इजी अमाउंट है, और तीसरे साल भी था 10 मिलियन। हाँ, ये ठीक है, इनको जरा करें री इन्वेस्ट एक एक दो दो साल के लिए, जैसे भी है 8% के ऊपर, देखें इसकी क्या फ्यूचर वैल्यू आती है, और देखें इसका क्या एमआईआरआर आता है, फिर देखते हैं किसका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और हम लोगों ने करना कौन सा है। ठीक है, टेक्निकली अगर आईआरआर इसका ज्यादा आ रहा था, एनपीवी इसकी ज्यादा आ रही थी, तो अब हमारे पास एमआई, हमारी थ्योरी साबित करने के लिए एमआईआरआर इसका ज्यादा होना चाहिए। आप करके देखें किसका आ रहा है, हम डिस्कस करते हैं फिर। जी, देखें क्या आया। अच्छा जी, स्क्रॉल अप कर दूं, सॉरी मैंने नहीं देखा, अभी कर देता हूँ स्क्रॉल अप। कहाँ तक, क्वेश्चन तक चाहिए, ये लीजिए। अच्छा जी, पावर लेने वाला मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, 18.73 देखता हूँ मैं अभी, 19.86, ओके,
18.73, अच्छा 18.73, 2-3 लोगों का इस्लाम के मुताबिक 4 गवाहियाँ हो गई हैं 18.73 पे। तो बच्चे अब्दुल समद, हम लोग री इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग उन चीज़ों की री इन्वेस्ट करते हैं ना जो मेरे पास आएंगी। अब कैश आउटफ्लो जब जा ही रही है मेरे पास है, तो उसको मैं दोबारा इन्वेस्ट कैसे करूं, और उसको मैं कैसे आखिरी साल पे ले जाऊं, इसलिए उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। 19.45, अच्छा 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 अच्छा, अब जरा सुकून करें जिनका आ रहा है। अभी मैं भी आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक्सेल पे जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, मैं अभी अब कैलकुलेट कर लेता हूँ। जी मेरे पास भी MIRR जो आ रहा है वो आ रहा है 18.74%। ठीक है, 18.73 ठीक था। दरअसल ये सारी इसकी NPV आ रही है हमारे पास 30131 और 200। ठीक है, तो वो इस तरह से सॉल्व होके इस तरह से MIRR आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आउटफ्लो एक आ जाए कहीं बीच में, तो वो आउटफ्लो भी हम ले जाएंगे उसी तरह। और फिर अगर दो मुख्तलिफ रिजल्ट दे रहे हो NPV और IRR, तो फिर भी हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी तो ये हो गया हमारे पास MIRR का एक छोटा सा टॉपिक था, ये हम लोगों ने लर्न कर लिया। अभी हम एक और चीज़ करेंगे जिसका क्वेश्चन शायद हम मे भी बाद में करें, आज की क्लास में थोड़ी सी जल्दी ख़त्म करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी एक चीज़ आपको समझाने के बाद उसके बाद करूँगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे उसके बारे में क्या करना है। अच्छा जी, हाँ जी, क्वेश्चन आया। अब्दुल्ला, आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये 5 साल का प्रोजेक्ट होता तो ये जो 3rd ईयर की कैश फ्लो थी, जाहिर बात है हम इसको भी 5 साल देखो, अगर ये 5 साल का कोई प्रोजेक्ट होता, ठीक है, 0 टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी हमने कोई 1,20,000। ठीक है, समझे हम बात को। 1, 2, 3, 4 और 5 साल का प्रोजेक्ट। पहले साल आ गया 5 लाख, दूसरे साल आ गया 7 लाख, तीसरे साल 2 लाख लग गया, चौथे साल 1 लाख आ गया, और 5वें साल 50,000 आ गया। ठीक है, इस 5 लाख को हम लोग, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो हम लोगों ने इसको लाना आखिरी साल तक है, तो हम ये कहते हैं कि ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.1, और कितने साल के लिए ये यहाँ से इन्वेस्ट हुआ, 1, 2, सॉरी 4 साल के लिए। 5 के एंड पे आया ना, सॉरी पहले के एंड पे आया, तो 1, 2, 3, 4 और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, 5, 1, 2, सॉरी हाँ, ये वाला बीच में गलत हो गया ना, वही मैं कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, होल्ड, 5 नहीं बनते। देखिए, अगर 1 साल के एंड पे आया तो मैंने उसी जगह इन्वेस्ट किया, तो 1 साल ये बना, फिर दूसरा साल बना, फिर तीसरा साल बना, और चौथा साल, 4 साल के लिए इन्वेस्ट हो गया। ये 7 लाख रुपया फिर हम लोगों का 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। 7 लाख 1.1 की पावर 3, ये 2 लाख रुपया हमारा 2 साल के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। ये 1 लाख रुपया हमारा, सॉरी गलत बोल गया, 2 लाख का आउटफ्लो था हमारा, ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं होगा। ये 2 लाख रुपया हमारा वैसे का वैसा 2 लाख लिखा जाएगा इधर आउटफ्लो। ठीक है, और ये 1 लाख रुपया जो है ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। 5 लाख तो आया वही है आखिरी साल 50,000, ये सारी की सारी कैश फ्लोज को ऐड किया जाए। ठीक है, आखिरी साल की। अभी डन।
जी अब्दुल्ला, मैंने कैश आउटफ्लो को लिख दिया। कैश आउटफ्लो कभी भी री इन्वेस्ट नहीं हो रहा, वो हम उसी तरह उठा के आखिरी साल में लेते हैं। अच्छा जी, तो IRR तो ज्यादा होगा तो उठाना होता है ना। IRR तो क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा होता है ना। तो जाहिर बात है, मोटरवे का IRR भी ज्यादा है, मोटरवे की NPV भी ज्यादा है, तो मोटरवे करना चाहिए। ठीक है, MIRR भी ज्यादा है और NPV भी ज्यादा है, इसलिए मोटरवे करना चाहिए। ठीक हो गया। साथ 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लेके क्या करेगा? देखो सदाकत, 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लेते हो, इधर आओगे तो फिर इसके अंदर ऐड करोगे कहानी। फिर एक एक नई थ्योरी है जो आपने दी है, अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी इसके साथ। मतलब मैं तेरे साथ अगर खड़ा होता हूँ इसके साथ, ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि यार ये 2 लाख आउटफ्लो है तो हम पीछे ले जाते हैं, या हम इस 2 लाख की फ्यूचर वैल्यू देख लेते हैं। ये थ्योरी किताब में नहीं है, लेकिन ये थ्योरी एक अच्छी थ्योरी है जिसपे आप बहस कर सकते हो। इस थ्योरी पे हम बहस करते हैं तो हम इस थ्योरी की assumptions, इसके आउट एंड इन, सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब जब हम लोग इस पोजीशन पे आ जाएं कि कोई हमारी बात सुने। हम इस पोजीशन पे कब आएंगे? जब हम लोग PhD कर रहे होंगे, तो हम इस पोजीशन पे आते हैं कि लोग हमारी बात सुने। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कशन और नया आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, इनकम ही इन्वेस्ट होती है ना, आउटफ्लो को क्यों इन्वेस्ट करना। हाँ ठीक है। 18.84 नहीं है बच्चे, इधर तो आ रही MIRR, ये तो 17.84 आ रही है ना, और ये 18.74 आ रही है, इसलिए वो ज्यादा है। डन। हाँ जी, और 2 लाख का PV ले अगर, ओके, फिर वही फंसा हुआ है साथ, किस 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू ले ले, वही बात अभी मैं आपको समझा रहा था सारी। ठीक हो गया। अच्छा, डन डन डन, ठीक है, डन, आई नो, डन, आपका डन, बाकी सबका भी डन उम्मीद है। वरना आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेजें और हम उधर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलें, एक अगली चीज हम लोगों ने और करनी है आज, जो डिस्कशन में है, वो है व्यू हमारा कन्वेंशनल देखते हैं। वो हमारे पास आ गया इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल समझने से पहले हम लोग जरा फॉरेक्स थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि कहानी यहाँ पर फिर वो आएगी जो कहानी हम लोगों को आज का एक्सचेंज रेट दिया है, तो वो कोई एक्सचेंज रेट और होगा क्योंकि इंटरनेशनल है। और इंटरनेशनल में हमारे पास कैश फ्लोज आ रही होती हैं बाहर की। अब बाहर की आ रही हैं तो वो तो किसी और पैसे में है, और हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें तो रुपी चाहिए। ठीक है, तो उनको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, आज 1 रुपया, आज जो डॉलर का रेट है, डॉलर 160 रुपए का है, और पाकिस्तानी रुपए का। ठीक है, वो पहले क्या था फ्यूचर रेट, और ये सॉरी हम लोगों का एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट होते क्यों हैं, ये पूरा एक तरह से एक्सचेंज रेट को समझे तो फिर उसके फार्मूला के ऊपर आते हैं, फिर हम उसके फार्मूला को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये है क्या जो अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ने लगे हैं, वो है करेंसी रिस्क। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, हम लोग फॉरेक्स पढ़ने लगे हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क। और ये रिस्क क्या है, हम लोग हम कंपनीज जो हैं, अगर हमारी कंपनी है तो वो इस क्या रिस्क है उनको, अगर आपकी कंपनी फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज में डील मीन्स आपकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स हो रही हैं बाहर के मुल्कों में, आप लोगों को वो पैसे जो मिल रहे हैं वो वो डॉलर्स में मिल रहे हैं या पाउंड में मिल रहे हैं या रुपीज में मिल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा किस में मिल रहे हैं। तो वो एक आपकी कंपनी को एक एक्सचेंज रेट रिस्क का सामना करना पड़ेगा।
एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है, उसको डिफरेंट किस्म का होता है। सबसे पहले जो ये रिस्क होता है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क ये है, अब समझें इस बात को। मेरे पास मैं एक लोकल मैन्युफैक्चरर हूँ, पाकिस्तान में बैठा हूँ। मैं कोई चीज़ है ऐसी जो मैं 120 रुपए की पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरी, मैं इसके अंदर अपना प्रॉफिट रखता हूँ कुछ से 30 रुपया या से 40 रुपया, और मैं 160 की सेल कर रहा हूँ। जो मैं 160 की सेल कर रहा हूँ, बल्कि मैं एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सचेंज रेट नहीं आएगा। अच्छा, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ 150 की चलें, और 10 रुपया मैं इसके अंदर गेन रख के 160 की सेल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे से कोई इंटरनेशनल अमेरिका में बंदा बैठा, उसने कहा यार मुझे ये यूनिट चाहिए, कितने के दोगे? मैं कहा यार 160 का देता हूँ। उसने कहा डन करें। हमारी डील हो गई, मैंने उसको माल भिजवा दिया, और मैंने उसको 1,00,000 यूनिट 2,00,000 यूनिट वट एवर जितने भी यूनिट थे 160 रुपए के हिसाब से भेज दिए। यानी कि अगर सोचा जाए तो $1 का मैंने उसको एक यूनिट बेच दिया। सपोज 2 महीने 3 महीने बाद जब मुझे पेमेंट आनी है, और उस वक्त अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मेरा डॉलर गिर के अगर 149 पे पहुंचा हुआ है, तो मेरी तो कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। चलो अगर वो 149 की जगह 152 पे भी पहुंचा हुआ है, तो फिर भी मेरी कॉस्ट जो है, मैं अपना 8 रुपए गेन लूज कर दिया है ना। मैं अच्छा भला लोकल मार्केट में वो 8 रुपए कमा सकता था, लेकिन वो मैंने इंटरनेशनल मार्केट में चला गया, फॉरेन करेंसी वो गिर गया रेट, और मुझे एक्सचेंज रेट गिरने की वजह से रिस्क आया, और रिस्क तो नहीं आया, मतलब ये आ गया 8 रुपए का नुकसान। ठीक है, ये रिस्क है कि जब मैंने, अच्छा, जब मुझे पेमेंट रिसीव होनी है तो ऐसे मैंने पेमेंट करनी है। चलें, आप कहते हैं जी ऐसा कभी हुआ नहीं कि डॉलर जो है वो इस तरह से कभी गिरा हो, अल्लाह करे कि कभी ऐसा हो कि ये डॉलर इस तरह से गिरे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ परचेजिंग कर ली है किसी और मुल्क से, और परचेजिंग कर लिया, उसने कहा जी मुझे $200 भेजने हैं। अब $200 आपने सोचा ये कि अच्छा यार 160 रुपए के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है यार डन करो, देखो माल आपके पास पहुंचा, आपने पेमेंट करनी है महीने 2 महीने बाद। जब भी आप पेमेंट करने लगते हो, अगर 163 का भी हो गया तो आपको नुकसान है ना भाई, है ना। तो ये है फॉरेन करेंसी रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क। यहाँ पर हमारे वो फ्यूचर और फॉरवर्ड आएंगे, मैं आप लोगों को ये फिर उस वक्त नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये मैं इस वक्त समझा रहा हूँ सारा कुछ। तो फ्यूचर यहाँ पे फॉरवर्ड आते हैं कि मैं पहले से 3 महीने बाद तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख लेता हूँ कि यार मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करनी होगी, मुझे डॉलर का रेट आज फिक्स कर दो कितना है, तो वो फिक्स कर देते हैं। बहरहाल वो बात की बात है, ठीक है। कुछ कंपनीज इनको इस तरह से डील नहीं करती, वो ऐसे करती हैं अच्छा यार पेमेंट कितनी है और रिसीट्स कितनी है, वो पेमेंट्स और रिसीट्स को नेट ऑफ करके रिस्क कहती हैं अच्छा यार अब तो थोड़ा रह गया। सपोज 5,000 की पेमेंट्स हैं, 4,000 की रिसीट्स हैं, इसका मतलब है ये जब डॉलर 4,000 आएंगे, ये डॉलर तो ऐसे के ऐसे ही दे देंगे, $1,000 मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना, रिस्क कम हो गया। तो ट्रांजेक्शन रिस्क हो गया ये। फिर हमारे पास ट्रांजेक्शन रिस्क के अलावा एक रिस्क और आता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। अगर आप लोगों की कोई सब्सिडरी है कहाँ, इंटरनेशनल किसी और फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री में आप लोगों ने एसेट खरीदा हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास जब आप लोगों ने अपना ट्रांसलेट करना है उसको, या मैं ये कहता हूँ कि जब आप लोग अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो वो बैलेंस शीट के अंदर एक अमाउंट
पाक रुपी के अंदर आ रही होगी कि यार ये इतने का एसेट है मेरा बाहर से मुल्क में, ठीक है। साल बाद डेप्रिशिएट करोगे लेकिन आपका एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया हुआ है, तो आप लोगों की यहाँ जो अमाउंट आ रही होगी बैलेंस शीट के अंदर वो इसके साथ मैच नहीं कर रही होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त रेट कम या ज्यादा हुआ है। एक ये रिस्क भी है। इनको डील कैसे करना है वो कहानी और है, लेकिन ये रिस्क है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए रिस्क ये, इसको कुछ लोग तो डील ऐसे करते हैं कि जिस कंट्री में एसेट लेना है उस कंट्री में एक लायबिलिटी भी खड़ी कर दो, जहां से एसेट लेना है लोन भी उधर से ही लेके दे दो, ताकि इधर से बैलेंस शीट की ये साइड बढ़े, उधर से बैलेंस शीट की वो साइड बढ़े, बराबर रहे, ठीक है। कुछ लोग इस तरह से इसको डील करते हैं, कुछ लोग और भी तरीके हैं इनको डील करने के, वो हम देखेंगे। ये वाला रेस इसको अकाउंट फॉर या मिटिगेट किया जा सकता है, ये वाला रेस इसको अकाउंट फॉर या मिटिगेट किया जा सकता है। इस रिस्क के साथ हम लोग इससे अपने आप को कवर कर सकते हैं। एक रिस्क और होता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क में क्या होता है कि ये इसी तरह, ये सब आपने एक एसेट लिया हुआ है, ये एसेट आप लोगों का एक एसेट है जो आप लोगों का 20 इयर्स चलना है। आफ्टर 20 इयर्स आपकी किताबों में वो आ रहा होगा कम वैल्यू का, लेकिन उस वक्त पता नहीं आपके एक्सचेंज रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है। इस इन 20 इयर्स के बाद वो आपका मैच नहीं होगा। ये वाला रिस्क जो है सबसे मुश्किल है, इसको आप मिटिगेट करें या इसको डील करें, क्योंकि कोई भी बैंक इतना लंबी देर के लिए रिस्क नहीं लेता और वो 20 इयर्स तक आपको कोई इंश्योरेंस या गारंटी नहीं करता। ट्रांसलेशन रिस्क सिर्फ ये है जी कि हम लोगों ने जब अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है और आपके पास फॉरेन एसेट है, तो वो एसेट आप अपने पाक रुपीज में शो करते हैं कि इतने का है। फिर साल जब गुजर जाता है तो आप दोबारा बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, जाहिर बात है आपने डेप्रिसिएशन डालनी होती है, आप अपनी बैलेंस शीट की वही वाली वैल्यू उठाकर उसको डेप्रिसिएट लेकर एक नई अमाउंट लिखते हैं, लेकिन असल में वो एसेट तो डॉलर्स में है और इस वक्त रेट हमारा क्या चल रहा है नहीं पता, और उस रेट की वजह से ये अमाउंट हो सकता है मैच ना हो। इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन रेट। और इसको डील करने का तरीका है कि जिस कंट्री में एसेट ले रहे हो उसी कंट्री में लायबिलिटी भी खड़ी कर लो, वहीं से लोन लो और वहीं पे एसेट ले लो, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क भी बता देता हूँ, इकोनॉमिक रिस्क भी बता देता हूँ। हाँ, तो ये और कौन से रिस्क बता रहा हूँ मेरे भाई, ऊपर देखो, ऊपर एक्सचेंज रेट रिस्क इज करेंसी रिस्क। ये करेंसी का एक्सचेंज रेट है, और मैंने यहाँ पे चने देखे नंबर ले लिया है करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा ना मेरे भाई, करेंसी रिस्क की है, सॉरी मैं वो भी लिख देता ऊपर। अच्छा जी, इकोनॉमिक रिस्क ये है कि अगर मैंने कोई एसेट लिया हुआ है और वो एसेट मेरे पास 20 साल तक रहना है, वो एसेट बाहर किसी मुल्क में है, उस एसेट की आज एक वैल्यू है और 20 साल बाद कोई वैल्यू डेप्रिसिएट होके वो सैल्वेज वैल्यू बनी पड़ी होगी, जो भी बुक वैल्यू होगी। लेकिन उस वक्त 20 साल बाद हमारे डॉलर की क्या वैल्यू होगी, वो उस वक्त क्या रेट पे होगा, उस वक्त ये वाली जो मेरी बैलेंस शीट की अमाउंट है वो इस वाली ट्रांसलेशन करके या जितने का वहां पर इस वक्त होगा असल में, उतने का ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, कभी भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 20 साल का जो रिस्क है, इनको मैंने आपको कहा ना तरीके हैं डील करने के। इन इन रिस्क को देखो, इसको मैंने आपको बताया अभी, छोटा सा यही बता दिया कि हम ये नेट ऑफ कर लें या हम लोग फ्यूचर फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम क्या करें, लायबिलिटी उधर ले लो। ये वाले रिस्क को कम करना, इधर भी लायबिलिटी तो क्रिएट की जा सकती है, लेकिन एसेट की वैल्यू में फिर भी फर्क आएगा। एसेट की वैल्यू में जब फर्क आएगा 20 साल बाद, वो वाला फर्क कोई भी बैंक उस वक्त इंश्योर नहीं कर रहा होता, 20 साल के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा होता कि क्या होगा, ठीक है। ये जो बैंक आपको एक्सचेंज रेट्स दे रहे होते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड के, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक देते हैं, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो ये बात है।
लोन की रीपेमेंट आप जब एसेट वहां पर ले रहे हो तो जाहिर बात है उस एसेट से कुछ अर्न कर रहे होगे तो ले रहे हो ना, तो फिर लोन की रीपेमेंट भी हम लोगों की कोशिश होगी वहीं से करें। पाकिस्तान से करनी पड़ रही है तो काम मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट ऐसी क्यों कर रहे हैं आप? फेज ऐसी इन्वेस्टमेंट को करें ही ना। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आपने लगाना उस प्रोजेक्ट के लिए जो कैपिटल ले रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ, तो वो कैपिटल भी फिर आप उधर से ही ट्राई करें। अगर इधर से करते हैं और आपको प्रॉफिटेबल होता है तो करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब आप इसीलिए देख रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या क्या चीजें देखी जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये जो रेट है, ये जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी का रिस्क है, करेंसी रेट रिस्क या चेंज रेट रिस्क, मैं दोनों लिख देता हूँ, करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क, इनकी वजूहात क्या है? वजूहात समझो। ठीक है, वाई क्वेश्चन देखूंगा। जीडीपी इनफाक नेगेटिव सर, क्या करें उस्ताद जी, करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर अगर आज हम एक परफेक्ट सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ठीक है। आज 1 रुपया, अच्छा चलें कहानी शुरू से। एक वजह जो है इस करेंसी के रेंज में वो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये ना मैं एक आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल सी एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है क्या होती है? कि आपकी इंपोर्ट्स और आपकी एक्सपोर्ट्स बैलेंस हैं कि नहीं है। ठीक है, सपोज मैंने इंपोर्ट्स ज्यादा करनी है, एक्सपोर्ट्स थोड़ी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो हम लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी, जब एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो हमें वो रिसीट्स होंगी। पेमेंट्स हम लोगों को ज्यादा करनी पड़ रही है, रिसीट्स हम लोगों की कम है। पेमेंट्स हमें अगर ज्यादा करनी पड़ रही हैं तो वी नीड मोर